एक बार फिर से भारतीय बाजारों की सुस्ती के साथ शुरुआत होने के संकेत, लेकिन ये सुस्ती क्या चुस्ती में बदलेगी और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की तरह ही बाजार के निचले स्तरों से दिखाएंगे एक बेहतरीन रिकवरी? है सवाल यही जिसका मिलेगा जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि आज की सुस्ती में आपको किस तरह से बनानी है स्ट्रैटेजी, कौन से रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स और डेटा क्या संकेत दे रहा है। सर, सबसे पहले तो बताएं आज के ट्रिगर्स कौन से हैं। ट्रिगर्स दुनिया भर के बाजारों से सुस्ती के नहीं है, नींद के हैं दीप, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में रही कल छुट्टी और बंद थे अमेरिकी बाजार। डाउ फ्यूचर हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कल भी हल्की बढ़त थी 40-50 पॉइंट की, आज भी हल्की बढ़त है 40-50 पॉइंट की। कोई खास संकेत खराब नहीं है। जो खुले थे बाजार यूरोप के वो मजबूत बंद हुए, आधा % के आसपास के, तो ठीक है, माहौल ठीक है ग्लोबल मार्केट का। हांगकांग वगैरह हरे निशान में ट्रेड करें, कोई चिंता की बात नहीं। कैश मार्केट में एफआईज लगातार बेच रहे हैं, लगातार चौथे दिन बिकवाली की है एफआईज की तरफ से। फिर से एक और सेशन जहां बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ दिखा है, तो ये एक डेटा है जिस पर हमें विस्तार से बातचीत भी करनी है। नतीजों के लिहाज से रिजल्ट सीजन जोर पकड़ने की तैयारी में। पहले तो आज बजाज ऑटो के नतीजे हैं निफ्टी में, और निफ्टी के बाद वायदा कारोबार में आईसीआईसीआई प्रू, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इनके नतीजे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग कंपनियां कैश मार्केट की, आईसीसी सिक्योरिटीज, टाटा एलेक्सी, आरके फोर्जिंग, ट्राइडेंट जैसी कंपनियां, जिनके भी आज नतीजे आने वाले हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वर्चुअली संबोधित किया और बताया कि हिंदुस्तान में पैसा लगाने के लिए दुनिया भर के निवेशकों के लिए इससे बेहतर समय हो नहीं सकता। आइए, हम तैयार हैं। ये सारे के सारे संकेतों के दम पर आज करेंगे हम अपने दिन की शुरुआत दी। एब्सोल्युटली सर, और हम भी तैयार हैं आज का एक्शन समझने के लिए, आज का डेटा समझने के लिए, आज की रणनीति आपसे जानने के लिए। पर उसी बात पर टच करना चाहूंगा सर जिस पर अभी आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी बात कर रहे थे। वैसे अगर देखें सर, तो पिछले 5 दिनों से निचले स्तरों से बाजार में अच्छी रिकवरी हुई है और लगभग हर रोज ही हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग और डेज हाई के आसपास ही क्लोजिंग होती है। पर 3 दिनों से बाजार में कंसोलिडेशन भी चल रहा है। सेकंड हाफ ज्यादा एक्टिव रहता है और आप भी कहते हैं कि क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, बट धीरे धीरे बाजार ऊपर की तरफ की संकेत दे रहा है। पर उसके सामने ये एफआईएस का रोज कैश का सेल फिगर आ रहा है 4 दिनों से अब। तो कैसे समझे इस समय के बाजार के सेटअप को? लेवल्स होल्ड कर रहा है, अच्छे मूड में है, बट वो एफआईएस का सपोर्ट नहीं आ रहा। बिल्कुल दीप, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक सुधार करना चाहता हूं। बजाज फाइनेंस के आज नतीजे हैं, न कि बजाज ऑटो के। बजाज ऑटो के नतीजे कल है, मैं शायद गलत बजाज फाइनेंस की जगह बजाज ऑटो बोल गया। तो बजाज फाइनेंस के आज नतीजे हैं 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आने की तैयारी में। अब सवाल यह है कि एफआईएस की बहुत खरीदारी के नंबर नहीं है। पिछले 4 सेशन से एफआईएस की बिकवाली है, उसके बावजूद हम धीमे धीमे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। बात सही है। बेसिकली 2 चीज़ें हैं दीप जो सबसे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए इस वक्त, और जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे। कल भी हमें ये लगा था कि भाई एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा है, ग्लोबल संकेत बहुत अच्छे नहीं है, तो क्या बाजार कमज़ोर हो सकते हैं। कमज़ोरी के संकेत शुरुआत में मिल भी रहे थे। अहम क्या है? अहम बात यह है कि आप कहाँ खुलते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ बंद होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ बंद होना आपके हाथ में। और अगर लगातार 4 दिनों से आप 18,200 के ऊपर बंद हो रहे हैं, ठीक है, और कल इस पूरे रनअप के आपने एक बेहतरीन क्लोजिंग दिखाई। और दीप, मैं एक चीज़ बताऊं, बहुत लोगों को ध्यान नहीं होगा, कल जो हम 18,300 पर बंद हुए हैं, ये चौथी या 5वीं सबसे बढ़िया क्लोजिंग है निफ्टी के इतिहास की। हम 18,600 के आसपास का हाई बनाए हैं और ये क्लोजिंग चौथी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, चौथी सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिली है निफ्टी की। तो कहाँ कमजोरी, कहाँ मंदी है? अब हमेशा हम डर ये रहता है कि एफआईएस नहीं खरीदे तो क्या हम रुकेंगे, अटकेंगे। डर लगना स्वाभाविक भी है। एक और अच्छी बात यह कि बाजार के बढ़ने की स्पीड भी अच्छी है और हर एक लेवल पर बाजार आपको खरीदने और बिकवाली का मौका दे रहा है। तो ये सारे संकेत वो हैं जो एक टिपिकल अच्छे मजबूत बुल मार्केट के होते हैं। मजबूत संकेतों के साथ जब बाजार बढ़ता है और उसके ऊपर आपको रिजल्ट का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, तो मेरा ये समझना है जिस वजह से नवंबर और दिसंबर में करेक्शन हुआ था, वो वजह एफआईएस की बिकवाली की थी, वो दूर हुई। उसके बाद आप ऊपर आए। अब और उस समय एक चीज़ और हुई कि थोड़ा थोड़ा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने हाथ खींच लिया, लोकल फंड्स हैं उन्होंने बहुत पैसा लगाया नहीं। लेकिन अब रिटेल इन्वेस्टर्स और साथ ही साथ लोकल फंड्स दोनों अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और ऐसे में 5 दिन तो हमने एफआईएस की बिकवाली को झेला है। अब वाकई में
हम एफआईएस की बिकवाली की वजह से टूट जाएंगे या एफआईएस की बिकवाली के बावजूद अप्रैल मई जैसे माहौल में और बढ़ जाएंगे या हमें फर्क नहीं पड़ता? तो इसका जवाब ये दीप कि अब तक 5 सेशन में तो ये साफ नजर आ रहा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसका एक ही सिंपल फॉर्मूला है। आपको लगेगा मैं कल वाली बात फिर से कर रहा हूं, लेकिन उसका जवाब वही है कि जब तक बाजार इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे बंद ना हो तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है, और वो लेवल 18,000 का निकल कर आता है। जिस दिन 18,000 के नीचे बंद होने लगेगा उस दिन हम सोचेंगे कि एफआईएस की बिकवाली की वजह से थोड़ा दबाव है, थोड़ी चिंता है और थोड़ी खरीदारी में हाथ रोकना है। तो मेरा ये मानना है कि तेजी के मार्केट को, बुल रन को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस लेवल के नीचे बाजार खराब होगा, और जब तक उस लेवल के ऊपर बाजार बना हुआ है तब तक, अब जैसे आप 18,300 पर बंद हुए, अब 300 पॉइंट घट भी जाएंगे, 300 पॉइंट मतलब क्या हुआ, 1.5-2%। 1.5-2% क्या कोई बहुत बड़ी बात है मार्केट में? किसी भी दिन हो सकता है। पॉइंट्स में देखते तो हमें लगता है अरे 300 पॉइंट, अब एक लेवल के बाद आपको पॉइंट देखना बंद करना पड़ता है, आपको परसेंटेज में देखना होता है। और अगर 2 से 3% का रनिंग करेक्शन तो बाजार में कभी भी आता है। तो मेरा ये समझना है 17,800 18,000 बाजार पर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है, और जब तक इस बेस के नीचे जाकर बाजार ट्रेड न करें तब तक भले ही बिकवाली के आंकड़े आए, भले डाउ खराब हो, कुछ भी हो, आपके लिए बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। जिस दिन इन लेवल्स को तोड़ेगा उस दिन हम सतर्क होंगे, सावधान होंगे। लेकिन जो स्ट्रेंथ दीप बाजार दिखा रहा है, जिस तरह से पिछले 3-4 सेशन से बाजार दिन के हाई पॉइंट की तरफ जाकर बंद होता है, वो भी तब जबकि आपको ग्लोबल सपोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, वो भी तब जबकि आपको एफआईएस की तरफ से बिकवाली है। ये बाजार की इनहेरेंट अंदर की ताकत दिखाता है, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि इन सब चुनौतियों को पार करके हो सकता है हम जल्दी लाइफ टाइम हाई 18,600 के पार निफ्टी को फिर से जाते हुए देखें। इसकी संभावनाएं ज़्यादा है, बजाय कि अगर आप मुझे अभी पूछेंगे कि पहले 18,600 आएगा या पहले 17,800, तो मेरा जवाब होगा 18,600 की तरफ बढ़ने की संभावनाएं पहले ज़्यादा है जी। एब्सोल्युटली। तो 18,600 सिर्फ 300 पॉइंट्स ही दूर हैं आप रिकॉर्ड से मार्केट के, और जैसा अनिल जी भी कह रहे थे सर, 4th बेस्ट क्लोजिंग है अब तक की निफ्टी की, जहां तक रीसेंट ट्रेंड का सवाल है। तो अच्छा ही ट्रेंड है बाजार का। सर लेवल्स तो बाजार रिस्पेक्ट कर रहा है, पिछले 5 दिनों से हमने ये देखा, बट पिछले 2-3 दिनों से एक और चीज बाजार में बदल रही है। जो 16,400 के करीब का बॉटम था, वहां से ये जो 1800-1900 पॉइंट्स की रैली हुई है, इसमें बैंक निफ्टी का एक बहुत ही बड़ा योगदान था और लीडरशिप बैंक निफ्टी ने ली थी। पर पिछले 2-3 दिनों का ट्रेंड देखें तो बैंक निफ्टी फिर से सुस्ता गया है, निफ्टी के मुकाबले अंडर परफॉर्म कर रहा है। कल आप डेटा भी बता रहे थे कि बैंक निफ्टी वीकनेस दिखा रहा है, निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और आईटी दोबारा एक्शन में आ रहा है। हालांकि कल एचसीएल टेक पर थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन था, बट आईटी फिर से एक्शन में आ रहा है। तो ये जो बाजार के इंटरनल्स चेंज हो रहे हैं, इस पर क्या राय है सर, और क्या बैंक निफ्टी वापस लीडरशिप ले पाएगा या फिर आईटी और अन्य सेक्टर्स अब लीड करेंगे? नहीं, आप जितने जितने इंटरनल्स की बात करेंगे ना, उतना ऐसा लगेगा कि तेजी नहीं होनी चाहिए या रुकनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े हो, चाहे ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सपोर्ट ना हो, चाहे फिर आप बैंकिंग शेयरों ने लीडरशिप ली और बैंकिंग शेयर अब ढीले पड़ते दिख रहे हैं, तो फिर तो आप दिमाग लगाएंगे ना तो तेजी कर नहीं पाएंगे। ये तेजी दिल वाली है, ठीक है ना, क्योंकि भाई अल्टीमेटली इन सब ये सब चीज़ों में ऐसा कुछ भी नहीं जो हमको नहीं पता या मार्केट में बाकी लोगों को नहीं पता, उसके बावजूद बाजार बढ़ रहा है ना, राइट। सो पॉइंट इसमें एकदम सिंपल यही है कि लीडरशिप के लिहाज से आप देखें, कभी आपको तेजी की लीडरशिप निफ्टी से मिलेगी, कभी बैंक निफ्टी से मिलेगी। हम ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है बैंक निफ्टी इतना तेजी से भाग गया, अब थोड़ा समय बिता रहा हो, क्या मालूम बैंक निफ्टी आज 1-2 दिनों में कभी भी ब्रेकआउट दे दे। बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट के लिए कुछ एक छोटे मोटे ट्रिगर की जरूरत तो वो कहीं से मिल जाए। सो पॉसिबल है बैंक निफ्टी भी वापस से ऊपर बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। और अगर कमजोरी होनी है और वाकई में मार्केट को गिरना है तो बैंक निफ्टी की कमजोरी यानी कि बैंकिंग शेयर की बिकवाली, एफआईएस का दबाव, दोनों कॉम्बिनेशन और थोड़ा ग्लोबल सपोर्ट दे दे तो गिर भी सकता है। तो क्या होगा ये एग्जैक्टली कहना मुश्किल है। तो मैं एक सिंपल फॉर्मूले के साथ चलता हूं, वो ट्रेंड के साथ, और ट्रेंड में मुझे क्लियर कट ये दिख रहा है कि मजबूती का ट्रेंड है। जब तक आप ऊपर बंद हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बंद हो रहे हैं, हमें तेजी के साथ रहना है। अब भी मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी में कोई खास ऐसी खराबी नहीं है जिसकी चिंता की जाए। डे टू डे बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हाँ निफ्टी के मुकाबले में कम मजबूत है, गिरने में पहले है, वो हो सकता है, लेकिन उसको मूड बदलने में भी एक ही दिन लगता है। फर्ज करें अगर आज ही बैंक निफ्टी आपका 38,500 के ऊपर बंद हो जाए
फिर आप कहेंगे कि लीडरशिप वापस से बैंक निफ्टी की तरफ से आ रही है। जो 3-4 दिन का हल्का फुल्का एक टाइम वाइज करेक्शन बैंक निफ्टी को देना था वो दे दिया और बैंक निफ्टी तेज दौड़ लगाने के लिए फिर से तैयार हो रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। सो होने में कुछ भी हो सकता है और स्पेशली बजट तक बहुत बड़ी कमजोरी हो इसकी संभावनाएं कम है। तो मेरा ये मानना है, मैं बैंक निफ्टी पर भी अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ हूं। आज फिर भी आपको बता दूं, जब तक 37,700 37,500 के नीचे बैंक निफ्टी बंद नहीं होता तब तक हम बैंक निफ्टी पर भी नेगेटिव नहीं होंगे। एक अच्छे रनअप के बाद बैंक निफ्टी भी थोड़ा टाइम पास कर रहा है, टाइम वाइज कंसोलिडेशन जिसे आप कह सकते हैं अच्छे शब्दों में कंसोलिडेशन, ठीक है, हल्का फुल्का टाइम वाइज करेक्शन, जिसको मैं आम भाषा में टाइम पास बोलता हूँ कि टाइम पास कर रहा है कि आगे बढ़ने के पहले मुझे थोड़ा इंतजार करना है। तो मेरे ख्याल से हम लेवल्स के हिसाब से ही चलेंगे। मेरा तो फॉर्मूला वही है, 17,800 18,000 निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 37,500 37,700 बैंक निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जब तक क्लोजिंग बेसिस पर ये सपोर्ट नहीं टूटते हैं तब तक आपका बुल रन इंटैक्ट है, तेजी का मार्केट इंटैक्ट है। कौन जाने दीपिए हम 18,600 की बात कर रहे हैं, हो सकता है हम 19,000 को भी बहुत जल्दी देख लें, उसके ऊपर भी निकल जाए, पूरी संभावनाएं बन सकती है। एक और चीज़ डीप करना चाहता हूँ, जो लोग नवंबर दिसंबर में काफ़ी दुखी हुए थे, काफ़ी परेशान हुए थे कि किस तरह से 18,600 से 16,400 नॉन स्टॉप आ गया मार्केट, हम रह गए, फंस गए, अटक गए, किसी ने हमें कुछ कहा नहीं कि बाज़ार इतना ख़राब हो गया, वो हो गया। उन सब के लिए लेसन है ये, देखिए वापस से बाजार वहाँ पर आ गया जहाँ से गिरना शुरू हुआ था। 18,600 हाई बनाया था और मुझे याद है अच्छे से कि हमने कहा जब तक 18,275 के नीचे बंद ना हो तब तक तेजी का ट्रेंड है। 18,275 के नीचे बंद होते ही आपको लॉन्ग पोजीशन हल्की करनी है। आज देखिए 18,275 के ऊपर की वापस क्लोजिंग मिल गई है, फोर्थ बेस्ट क्लोजिंग मिली है। तो जो लोग दुखी थे, जिन लोगों को इस तेजी में भरोसा कम था, जिन लोगों को मार्केट पर भरोसा कम है, जिन लोगों को अपने आप पर और दूसरों पर भरोसा कम है, उनके लिए गोल्डन चांस है। आप एक बार चाहें तो अपनी एग्जिट कर सकते हैं। हो सकता है आपके कुछ स्टॉक्स के दाम आए हो ना आए हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली निफ्टी अगर फोर्थ बेस्ट क्लोजिंग दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा ही होगा और जो अच्छे शेयर हैं वो तो पक्का ही बड़े होंगे। तो अगर आपको डर लगता है, आपको ये लगता है कि अगर आपको उस समय ये फीलिंग थी जब 16,400 निफ्टी आया, तब ये फीलिंग थी कि हमने गलत कर दिया स्टॉक मार्केट में आके, तो आपके लिए एग्जिट करने का बहुत बढ़िया मौका है। आपको याद होगा दीप, मैंने तब भी कहा था कि आज आपकी 1/3 म्यूचुअल फंड में पैसा जाना ही चाहिए। ये बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है और अगर 16,000 आएगा तो हम और लगाने की बात कहेंगे। तो वहाँ पर हमने उस दिन पैसा लगाने की राय भी दी थी। आप देखिए वहाँ से नॉन स्टॉप तेजी होती दिख रही। तो आपको जब डर का माहौल है, जब खराबी का माहौल है, तभी अच्छे भाव मिलते हैं और तभी आपको मौका मिलता है पैसा लगाने का। तो चिंता न करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हर तरह के लेवल आपको नज़र आते हैं। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं जिन्होंने गलती से उस समय स्टॉप लॉसेस नहीं रखे, बड़े लॉस देखें और अब भी अगर आपकी पोजीशन बची रह गई है, आपने लॉस बुक नहीं किया है, आइए आपके भाव आ गए, बुक करना शुरू कर दीजिए। एब्सोल्युटली सर, तो बाजार लेवल्स रिस्पेक्ट कर रहा है, ट्रेंड अच्छा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। रोज का उतार चढ़ाव है, उस पर तो सर आप हमारी रोज मदद करते हैं। तो फिर आज का सेटअप भी समझाएं सर, आज के दिन के लिए इंपॉर्टेंट संकेत कौन से हैं? जी, ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर है क्योंकि अमेरिका में सुस्ती रही, बाकी संकेत मिले जुले से हैं। सो न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव आप मानकर चल सकते हैं। पहली तो ये एफआईज के संकेत नेगेटिव साइड पे और घरेलू फंड के संकेत न्यूट्रल हैं, पॉजिटिव से थोड़ी न्यूट्रल हुए हैं। वायदा कारोबार के संकेत भी न्यूट्रल है, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। तो आज 2 पॉजिटिव है, 3 न्यूट्रल है, 1 नेगेटिव है। ये आपके लिए संकेत। सपोर्ट जोन बता दूं आपको, 18,200 18,250 ये निफ्टी के लिए दिन के लिए पहला सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटने वाला है। इसके नीचे 18,050 18,125 ब्लाइंड बाय जोन है, जहां पर अगर गलती से बाजार आएगा नहीं, आए तो शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों होगी। ऊपर के लेवल 18,350 18,425 हल्की फुल्की रेंज है रुकावट की, जहां पर जाने की कोशिश करेंगे। और इसके पार निकलने के बाद जहां आपको एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी और करनी भी चाहिए, वो है 18,475 से 18,540। इस रेंज में आपको थैंक यू वेरी मच कर देना है अपनी लॉन्ग पोजीशन को। अब आइए बैंक निफ्टी, 38,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कल भी हमने होल्ड किया, आज भी 38,000 38,050 ये आपके लिए 38,000 38,125 माफ़ कीजिएगा, ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। इसके नीचे अगर गए तो 37,700 37,925 ये 225 पॉइंट की रेंज है। रेंज थोड़ी बड़ी है लेकिन यही सबसे बड़ा और सबसे मजबूत सपोर्ट जोन है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 38,375 38,475 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है और 38,600 से 38,850 आगे के ऊपर के टारगेट बनेंगे। इस पूरे रनअप में बैंक निफ्टी ने हाईएस्ट लेवल 38,850 का देखा है,
अभी जो 16,400 से हमने रिकवरी देखी है निफ्टी में, तो अगर 38,850 के ऊपर जाएंगे तो फ्रेश और बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में बनेगी। अदरवाइज ये कंजेशन जोन है जहां पर 100% आपको बिकवाली करनी चाहिए। जी दीप। एब्सोल्युटली सर। तो चलिए, ये तो रहे इंपॉर्टेंट लेवल्स, थोड़े बड़े जोन निकल कर आ रहे हैं जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है। ट्रेडिंग रेंज क्या है सर आज की? ट्रेडिंग रेंज के लिए आज से दीप 18,250, 18,350 छोटी रेंज, 18,200, 18,425 मीडियम और 18,125 से लेकर 18,475 निफ्टी की बड़ी ट्रेडिंग रेंज मानकर चले। बैंक निफ्टी 38,000, 38,375 ये आपके लिए दिन की छोटी रेंज हो गई। 38,025 पकड़ लें इसको, एक 5 और लगा दो, 3,837 हो गया है। 38,025, 38,375 ये निफ्टी की छोटी रेंज है। 37,850, 38,475 ये निफ्टी की मीडियम रेंज होगी। और बड़ी रेंज के तौर पर आपको लेना है 37,700 से लेकर 38,600, ये बड़ी रेंज मानकर चले। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज दिन की हो गई। एफआईज की तरफ से इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 2% घटी है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। 64% यदि एफआईज की पोजीशन में दोनों ही 2% घटा है। पीसीआर थोड़ा सा बढ़कर आया 1.25 से 1.33, ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं। विक्स 1% बढ़ा है, कोई खास दिक्कत नहीं। जी दी। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये तो रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स और ट्रेडिंग रेंज। अब मौजूदा पोजीशन पर आते हैं सर, क्या है आज के लिए स्ट्रैटेजी? स्टॉप लॉस और छोटा है 18,175, 18,200 के नीचे अब निफ्टी बंद होता है या दिन में ट्रेड करता है तो ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा। जिसको और डीप स्टॉप लॉस लगाना हो वो 18,100, 125 का भी लगा सकता है। 18,200 बनकर आता है तो मैंने 18,175 रखा है डे ट्रेड के लिए आज से। बैंक निफ्टी पर 38,000 का बनता है स्टॉप लॉस, थोड़ा सा और नीचे 100 पॉइंट के रिस्क के हिसाब से कि एक बार कहीं 38,000 टच एंड गो हो जाए तो 38,000 के नीचे 37,900 पर स्टॉप लॉस रखा है। इसके नीचे जाने पर आपके लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर करना चाहिए। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो कायदे से होनी नहीं चाहिए। कल जो हमने 18,300 का लेवल दिया था क्लोजिंग बेसिस पर, इंट्राडे बेसिस पर, वो ट्रिगर हुआ। 18,325 अब रख लीजिए स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर। बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है और वो है दीप 38,625 का। कल का हाई पार करे इंट्राडे में तो शॉर्ट काट लीजिए। और 38,725 के आसपास इस रनअप में आपको बेस्ट क्लोजिंग मिली है, उससे थोड़ा 25 एक पॉइंट ऊपर लगाया स्टॉप लॉस। 38,750 के ऊपर बंद हो तो न सिर्फ शॉर्ट काटें, भरपूर दम लगाकर डबल लॉन्ग करें, यह आपके लिए राय है। वहाँ पर अगर होता है तो दूर है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए कोई भी चीज़ दूर नहीं है, ना ऊपर की तरफ न नीचे की तरफ। और वो भी 38,200 पे आप बंद हो तो 500-600 पॉइंट कौन सा बड़ी बात है। बैंक निफ्टी कभी भी जिस दिन मूड में आ जाए 1,000-1,500 वाला है ये तो, है ना। बिल्कुल सर। तो जब भी मूव आती है, बड़ी मूव आती है, ये हमने रिसेंट बाउंस बैक में देखा भी था बैंक्स में। बताएं सर, फिर नई पोजीशंस क्या है स्ट्रैटेजी? निफ्टी में पहले नई पोजीशन बता दूं दीप, अच्छी रेंज जो खरीदारी करने की है वो है 18,200 से 250 के बीच में। अगर आज मौका मिले तो यहाँ पर जरूर खरीदिए। स्टॉप लॉस लगाइएगा 18,100 का, जिसको छोटा लगाना है 18,175 के लगाएं, जो बड़ा लगाना चाहे 18,100 का लगाएं। 18,275 300 छोटे टारगेट, 325 375 मीडियम टारगेट और 425 का फाइनल टारगेट। ये आपके लिए निफ्टी में खरीदारी करने की राय। आज एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय अलग से है और उनको स्टॉप लॉस लगाना है 18,200 का। 18,200 के नीचे जाए तो एग्रेसिव ट्रेडर्स थैंक यू वेरी मच कर दें। गैप से नीचे को ले 50-60 पॉइंट अगर नीचे मिल जाए, 70 पॉइंट, कहना ही क्या, वहाँ पर आप खरीद लें 18,200 के स्टॉप के साथ। 350 375 छोटे टारगेट हैं, 425 475 मीडियम टारगेट है और 540 तक का फाइनल टारगेट मेरे लिए निफ्टी का निकल कर आता है अगर आप खरीदते हैं तो। जो लोग बेचना चाहते हैं ज़रूर बेचें, जितना 18,475 के आसपास बेचेंगे उतना आप सेफ है। 375 से सोचना शुरू करें मूड माहौल को देखते हुए। ऐसा ना हो कि अगर डाउ फ्यूचर आपको 200 पॉइंट ऊपर दिखे तो 375 पे ही बेच देना, फिर आप 475 तक का इंतजार करें। और अगर डाउ फ्यूचर आपको 100-150 नीचे दिखे तो फिर आप 375 से भी टुकड़ों में बेचना शुरू कर सकते हैं। तो 18,375, 18,425, 18,475 ये 3 लेवल है जहां पर आपको बिकवाली के बारे में सोचना है। स्टॉप लॉस आपका 540 से थोड़ा सा ऊपर 18,550 का रहेगा। नीचे कोई बहुत बड़े लंबे चौड़े टारगेट नहीं है दीप, छोटे टारगेट हैं 18,325, 18,275, उसके बाद 18,250, 200 और 18,125 तक। बस इन तक सारे टारगेट्स के लिए आपको ऊपर में करनी है बिकवाली। तो कल के विपरीत आज जो है बदलाव हुए कि आज खरीदारी करने की राय एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है और बिकवाली करने की राय रेंज में ऊपर की तरफ। ये है आपके लिए लेवल्स। जी दीप।
बिल्कुल सर, तो एक बड़ा बदलाव, कल अग्रेसिव सेलर्स के लिए स्ट्रैटेजी अलग से थी, आज अग्रेसिव बायर्स के लिए स्ट्रैटेजी अलग से है। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ करना है सर, यहाँ पर क्या व्यू है? बिल्कुल दीप, बैंक निफ्टी में जहां मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ खरीदारी करने के लिए, आज साहब वो आएगा नहीं आएगा पता नहीं, 37,700 37,925 बहुत अच्छी जगह है खरीदने के लिए। 38,000 हम तोड़ नहीं रहे, फर्ज करें अगर तोड़ दे तो किसी वजह से तोड़े तो फिर इस रेंज में पक्का खरीदिए, इस रेंज में डरिए मत। 38,850 से अगर आप 38,700 के आसपास आ जाते, 37,700 आ जाते हैं, यानी कि 1,000-1,100 पॉइंट का करेक्शन बहुत बढ़िया है, वहाँ पे आपको बैंक निफ्टी ले लेना चाहिए फिर। तो 37,700 37,925 कंफर्टेबल जगह है। 37,600 का स्टॉप लॉस होगा आपका। 38,000 38,125 दो छोटे टारगेट। 38,350 400 मीडियम टारगेट और 38,475 का फाइनल टारगेट, ये आपके लिए हो गया बैंक निफ्टी में खरीदारी करने के लिए। लेकिन चूंकि पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन हम 38,000 के नीचे जा नहीं रहे, तो एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर आप थोड़ा सा नीचे 38,000 के थोड़ा नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लें। मैं राउंड फिगर में आपको 38,000 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने के लिए। आज से ऊपर का टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 38,350 माफ कीजिएगा 350 475 छोटा टारगेट है, 38,600 मीडियम टारगेट, 725 और 850 फाइनल टारगेट। इनके लिए एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर आप बैंक निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं। अब आइए जिनको बेचना है। दीप, आपको कल याद होगा, कल 38,600 से 38,800 की रेंज में हमने बिकवाली की राय दी थी और कल का हाई 38,617-18 के आसपास का, एग्जैक्टली उसी जगह से घूमा बैंक निफ्टी आपके लिए बेचने का मौका देकर। और अगर वहाँ आपने बेचा हो तो आराम से 400 450 पॉइंट मस्त एकदम बढ़िया आपको मिले हैं। तो अगर आज भी आप बेचना चाहते हैं तो उसी रेंज में बेचिए, 38,600 से 38,800। 38,475 से सोचना शुरू कर दीजिए कि मुझे बेचना है, ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, बैंक निफ्टी बहुत दिनों से रेंज बाउंड है, जिस भी तरफ जाएगा बड़ा मुंह देगा। तो ऐसे में अगर आप बेचते हैं एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर भी या जिस भी, तो आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है, ये ध्यान में रखिए। और 38,600-800 की रेंज में बेचते हैं तो 39,000 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो दो छोटे हैं वो 38,400 और 38,500 और 38,400 है। मीडियम टारगेट है वो 38,350 का है और फाइनल टारगेट जो है 38,150 से लेकर 38,025 के, अगर आप बैंक निफ्टी में करते हैं बिकवाली। जी दीप। अंडरस्टूड सर, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी। जहां तक बाजार में पोजीशंस बनाने का सवाल है, नजर यहां पर रखनी चाहिए। सर बैन लिस्ट में एक और एडिशन देख लीजिए, कल का टॉप लूजर ग्रैन्यूल्स, ये ऐड हो गया है। तो ग्रैन्यूल्स, एस्कॉर्ट्स, सेल, इंडिया बुल्स और वोडाफोन, ये 5 स्टॉक्स आज वायदा कारोबार के बैन में है। डेटा थोड़ा समझते हैं सर। वैसे एफआईएस की कैश की बिकवाली हमने टच करी थी, बट एक बार फिर से फ्यूचर्स कैश दोनों में ही एफआईएस की तरफ से कॉन्फिडेंस वाले फिगर नहीं है और डीआईएस का भी इस बार उतना सपोर्ट नहीं दिखा सर। पता नहीं, स्क्रीन तो कुछ और कहती है, डेटा कुछ और कहते हैं, समझ में नहीं आता। तो जब हम तो भाई देखो, कोई कुछ भी करे दीप, सबसे फाइनल वर्डिक्ट किसका है? डिसीजन तो जो स्क्रीन है उसी का है ना। अल्टीमेटली तो ट्रेड वही हुआ है, डेटा से क्या मतलब है? जब तक अगर ट्रेडिंग स्क्रीन आपको ये बता रही है, क्लोजिंग आपको ये बता रही है कि इन सब के बावजूद फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम उसके साथ ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। 855 करोड़ की बिकवाली कैश में है, स्टॉक्स में 977 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में भी है। तो यानी कि करीबन 1800 साढ़े 1800 करोड़ की बिकवाली है एफआईएस की तरफ से कैश में, स्टॉक्स में, माफ़ कीजिएगा। इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं 827 करोड़ के, इसमें दोनों ही है, लॉन्ग पोजीशन भी उन्होंने कम किए और शॉर्ट भी बनाए। ज़्यादा लॉन्ग कम किए, शॉर्ट कम बनाए। यानी कि ऐसा थोड़ी कि ऊपर के लेवल पर रिटेल ही फंसते हैं, कोई एफआईएस भी तो फंसे होंगे लाइफ आई के आसपास, तो उनके भी भाव आ रहे हैं तो वो भी अपनी पोजीशन कम करें। तो डेटा है, हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि परसों के मुकाबले में कल के जो डेटा आज हम देख रहे हैं ये थोड़े कम बिकवाली के हैं। परसों ज़्यादा बिकवाली के थे, इसलिए कल हमारा थोड़ा सा मूड ऐसा कोशिश वाला भी था, लेकिन फिर भी हम एक दिन वही देखना चाहते थे। कल की स्ट्रेटेजी में हम यही बात कर रहे थे कि ओपनिंग छोड़ दीजिए, क्लोजिंग देखिए, और क्लोजिंग कल आपको बहुत बढ़िया मिली, इसमें कोई डाउट नहीं। अब कहने के लिए आप कह सकते थे कि अमेरिका बंद था इसलिए डर नहीं था, बंद हुए, जो भी है जैसा भी है, बंद तो हुए ना तेजी के साथ। तो मेरा ये समझना है कि डेटा थोड़े सावधानी वाले हैं, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और उसका फ़ायदा उठाकर आपको नीचे के लेवल पर खरीदना है। तो पिछले 3 दिनों से हमने स्ट्रेटजी में एक बदलाव किया दीप, और वो आज भी रखेंगे, और वो ये, इन डेटा के दम पर हम डरेंगे नहीं, हम सिर्फ एक काम करेंगे, इनफैक्ट 2 काम करेंगे। पहला काम तो ये कि जब आपको गैप मिलेगा, ऊपर मिलेगा, तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और दूसरा काम ये करेंगे, हर कहीं नहीं खरीदेंगे, हमारे लेवल पर आने दीजिए। हमारे लेवल पे बाजार रोज़ मौका देता है, चाहे वो सुबह के 5 मिनट में दे दे पहले, चाहे दिन के दौरान दे, और उस समय डरेंगे नहीं, उस समय हम खरीदेंगे। तो हमें अपने लेवल से खरीदना है
और ऊपर में प्रॉफिट बुक करके फिर से नीचे के लिए इंतजार कर लेना है। ये स्ट्रेटेजी पिछले 4 दिन से हमारी काम कर रही है। आज भी इन डेटा के दम पर यही रखेंगे दीप। एब्सोल्युटली सर, तो रिस्पेक्ट करें डेटा को और लेवल्स को रिस्पेक्ट करें। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा कारोबार के जो इंपॉर्टेंट है आज है ना? देखो, तेजी करने के लिए आज से 18,200 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18,200 पर 44 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, वो सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 18,400 पर हल्की फुल्की रुकावट है, वहां पर कॉल्स में है 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, वो हल्की फुल्की रुकावट का काम करेगा। तो 18,200 18,400 आपके डेटा में दिख के आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आज के लिए जो है वो है 18,300 का दीप। 18,300 के कॉल्स पर 47 लाख शेयर हैं, बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। और अगर आज अब 18,300 के ऊपर टिके रहते हैं, बने रहते हैं, स्पेसिफिकली 18,325, तो फिर शॉर्ट कवरिंग फ्रेश खरीदारी दोनों होगी। तब आप 18,350 से 18,425 की रेंज में आज ही पहुंचते हुए दिखेंगे। तो 18,325 क्रूशियल लेवल है। तो मुझे जो लग रहा है हम शुरुआत करेंगे और टाइम पास करेंगे 18,275 से 18,325 की रेंज में। इस रेंज में शुरुआत करेंगे, यही टाइम पास करेंगे। 18,250 275 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे, कमजोरी का पहला संकेत आएगा। 325 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे, दिन के लिए मजबूती का संकेत आता दिखेगा। तो 18,250 18,325 आज के सेशन के लिए फुटबॉल वाली जोन है, नो गोल मिडफील्ड वाला। और मुझे लगता है कि वहीं पर शुरुआत करके बाजार टाइम पास करेगा, न 18,250 के नीचे जाकर ट्रेड करेगा, न 325 के ऊपर जल्दी से निकलेगा। इस 75 पॉइंट की रेंज में शुरुआती वक्त बिताएगा और इस रेंज के किसी एक तरफ निकले तो फिर एडिशनल 50-75 पॉइंट का मूव गिनकर चलिए। 250 के नीचे 200, 325 के ऊपर 375, ये आप मानकर चलिए। बहुत क्रिस्टल क्लियर लेवल है निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी। 38,000 सपोर्ट है, उम्मीद है होल्ड करना जरूरी है। बैंक निफ्टी पर 19 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट पुट में हाईएस्ट है। 38,500 बढ़िया वाली रुकावट है, 25 लाख शेयर है कॉल्स में, आसानी से पार नहीं होना। कल कोशिश की, फेल हो गए 600 जाकर। सो 38,000 के नीचे फ्रेश कमजोरी, 38,000 के ऊपर फ्रेश मजबूती और बीच में मिडफील्ड जहां कोई गोल नहीं होना है, टाइम पास, सिंपल। जी दी। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके पास सामने हैं। 5 दिनों से बाजार लेवल्स को एग्जैक्टली रिस्पेक्ट कर रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग भी हो रही है। आज का एक्शन इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आइए फिर देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो इस एक्शन में मूवमेंट दिखा सकते हैं और साथ ही ब्रोकरेज का आज क्या कहना है। देवांशी, वरुण और साथ ही कुशल हैं तैयार। मॉर्निंग देवांशी, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ नतीजे जो कल आए हैं वो क्या कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत नतीजों से कर लेंगे। बजाज फाइनेंस के नतीजे निफ्टी पर आते हुए दिखेंगे और इसके साथ ही वायदा बाजार में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इन दोनों के नतीजे हैं। और कैश मार्केट में अगर आप देखिए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नतीजों पर फोकस करें, साथ ही रामकृष्ण फोर्जिंग और साथ ही टाटा एलेक्सी, इसके भी नतीजे आते हुए दिखेंगे। शालिमार पेंट्स पूंजी जुटाने पर आज बोर्ड की बैठक होने वाली है। और इसके साथ ही आप पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स पर नजर करते हैं, जहां पे तत्व चिंतन फार्मा जो नतीजे आते हुए दिखे वो बहुत ज्यादा शानदार नहीं है, क्योंकि कमजोरी हमने मार्जिन में देखी है। कामकाजी मुनाफा थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। कुल आय में 31% तक का जंप है, लेकिन इनका जो कामकाजी मुनाफा है वो 6% तक कम हुआ है। मार्जिन आप देखिए 31% से घटकर 22% पे आते हुए दिखे, लेकिन मुनाफे में भी 10% तक का जंप आता हुआ दिखा है। अन्य आय से सहारा मिला है। इसके साथ ही टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहाँ पे भी थोड़े से कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय 23% बढ़ी है, लेकिन उसके सामने कामकाजी मुनाफा 39% तक घटता हुआ दिखा है। 251 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 409 करोड़ से घटकर मार्जिन 30% से आधे होके 15% पे आते हुए दिखे हैं और मुनाफा भी 66% तक कम होता हुआ दिखा है। जो लागत खर्च है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखी और टैक्स खर्च भी थोड़ा सा बढ़ा है और इसी के चलते नतीजे बहुत अच्छे नहीं आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एंजल वन शानदार नंबर्स आते हुए दिखे हैं इसके, और आप देखिए इनकी जो टोटल आय है वो लगभग दुगनी होती हुई दिखे है। 94% तक का जंप है, 597 करोड़ पे आई है 307 करोड़ से बढ़कर। मुनाफे में 126% तक का बड़ा जंप देखने मिला है। साथ ही क्वार्टर नंबर्स अगर आप देखिए, क्लाइंट बेस जो है वो बड़ी है, एवरेज डेली टर्नओवर्स बढ़ते हुए दिखे। वायदा बाजार में उनके जो टर्नओवर्स हैं वो भी काफी ज्यादा शानदार बढ़ते हुए दिखे, तो नंबर्स एंजल वन के काफी अच्छे हैं। महाराष्ट्र स्कूटर्स, यहाँ पे भी आप देखिए जो आय है वो 40% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी घाटा था 1 करोड़ का, वहां से बढ़कर 0.22 करोड़ यानी कि 22 लाख का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है और जो मुनाफा है उसमें भी 25% तक की बढ़त है, तो नतीजे यहाँ पे भी अच्छे कहलाएंगे।
ओके, तो कुछ कैश के नतीजे हैं, वहां पर रिएक्शन होने वाला है और कुछ और अहम नतीजे आज आएंगे, वहां पर भी हमारी नजर है। बट खबरें भी ढेर सारी हैं। वरुण से जानते हैं कुछ खबरों के बारे में। मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले यहाँ पे टेक महिंद्रा 3 कंपनियों के अधिग्रहण को बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिली है। कॉमटेक में 100%, SWFT टेक्नोलॉजीज और सुरैंग लिमिटेड में करीब 25% के आसपास का हिस्सा जो है ये कंपनी खरीदने वाली है। 2625 करोड़ के आसपास का खर्च करेगी इन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए। टाटा पावर प्रयागराज और बांदा में करीब 50 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट जो है इस कंपनी ने शुरू कर दिया है। ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है। चोला इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नजर रखेगा कि पे स्विफ्ट टेक्नोलॉजीज में 450 करोड़ के आसपास का निवेश जो है ये कंपनी करने वाली है, जिसके चलते कंपनी का हिस्सा जो है 72.12% के आसपास होगा। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का कारोबार करती है पे स्विफ्ट टेक्नोलॉजीज। स्ट्राइड्स फार्मा, इस कंपनी को एक दवा के ओरल सस्पेंशन के लिए यूएस FDA से मंजूरी मिली है। दवा का यूएस में मार्केट साइज जो है करीब 980 करोड़ के आसपास का है। इन्फ्लुएंजा के उपचार में दवा का इस्तेमाल होता है। इन्फीबीम एवेन्यूज 31 जनवरी को नतीजों के साथ साथ डिविडेंड और बोनस शेयर पे कंपनी विचार करने वाली है। और आखिरी में शुगर स्टॉक्स यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि इस्मा की तरफ से बयान आया है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 17 लाख टन के आसपास के शुगर का एक्सपोर्ट हुआ है। यानी कि इस साल करीब करीब 4 गुना के आसपास शुगर का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ चुका है। पिछले साल ये करीब 4.5 लाख टन के आसपास का था। तो इसके चलते शुगर काउंटर्स सबसे ज्यादा फोकस में रहने वाले। एब्सोल्युटली, और शुगर स्टॉक्स तो हमारे रेडार पर भी रहे हैं। कई शुगर स्टॉक्स के बारे में हमने बात भी करी और अच्छी खबर इस स्पेस के लिए एक बार फिर से आती हुई दिख रही है। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं FIR में। मॉर्निंग कुशल, बताइए क्या कहना है आज ब्रोकरेजेस का। मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अल्ट्राटेक, जिसके कल नंबर्स आते हुए दिखे थे, यहाँ पर CLSA ने खरीदारी की राय के साथ 9,175 रुपए के टारगेट्स दिए हैं और ये मान रहे हैं कि जो Q3 EBITDA है वो स्लाइटली अबव एस्टिमेट्स आ रहा है और साथ ही जो कॉस्ट है वो भी अब पीक आउट होते हुए नजर आ रहे हैं और प्राइस हाइक्स भी चौथी तिमाही से आते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही सिटी की भी रिपोर्ट है अल्ट्राटेक पर, जहाँ पर खरीदारी की राय के साथ टारगेट रेज किए गए हैं 8,500 से अब 9,100 रुपए के टारगेट्स ये दे रहे हैं। साथ ही गोल्डमैन सैक्स अल्ट्राटेक पर खरीदारी की राय बरकरार रखे हैं, यहाँ पर भी टारगेट्स बढ़ाए गए हैं 8800 से बढ़ाकर 9,000 के टारगेट्स ये दे रहे हैं। और नोमुरा ने भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट्स यहाँ पर भी रिवाइज किए गए हैं अपर साइड पर 8600 से बढ़ाकर 9100 के टारगेट्स जो है अब कंपनी देती हुई नजर आ रही है। टेक महिंद्रा, यहाँ पर जिस तरह का अधिग्रहण होता हुआ दिखा है 3 कंपनियों का, वहाँ पर अब ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है, जहाँ पर CLSA ने टेक महिंद्रा पर आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 1950 रुपए के टारगेट देते हुए दिख रहे हैं और ये मान रहे हैं कि यहाँ पर FY23 में लगभग टेक महिंद्रा के रेवेन्यू में 1.5% का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इस अधिग्रहण से आता हुआ नजर आएगा। साथ ही नोमुरा की राय भी टेक महिंद्रा पर है, खरीदारी की राय के साथ 2220 रुपए के टारगेट्स ये दे रहे हैं। मौजूदा भाव मैं आपको बता दूं 1722 रुपए का है। साथ ही CLSA की जो रिपोर्ट है और काफ़ी सारी कंपनियों पर आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहला है देवयानी इंटरनेशनल, जहां पर इन्होंने इनिशिएट किए अपनी कवरेज आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ और लक्ष्य जो है 207 रुपए के सुझा रहे हैं। मौजूदा भाव 187 रुपए का है और यहां पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग इनकी जो है फ्रेंचाइजी है ये मानकर चल रहे हैं और 705 स्टोर जो हैं इनके जो अलग अलग ब्रांड्स के हैं वो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं आगे आने वाले जो FY24 तक की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उसमें। साथ ही CLSA ने रिलायंस पर भी आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन रखी है, 2820 रुपए के टारगेट ये भी दे रहे हैं और बिजनेस में लगातार प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, खासकर ई-कॉमर्स और ओमनी चैनल पर यहां पर कंपनी का बड़ा फोकस बन रहा है। इंटरेस्टिंगली CLSA की रिपोर्ट मारुति सुजुकी पर आई है और यहां पर बिकवाली की राय दी है और 6,420 रुपए के टारगेट्स ये देते हुए दिख रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जो 6 एयरबैग्स मैंडेटरी किए गए हैं उसमें मारुति सुजुकी पर सबसे बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि 70% जो है यहाँ पर डोमेस्टिक वॉल्यूम्स हैचबैक्स और एंट्री लेवल सेडान से आती है, तो डेफिनेटली इस पर भी आपको नजर रखनी होगी। CLSA ने मदरसन सुमी पर भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट जो है 251 से घटाकर लेकिन 203 रुपए कर दिए हैं, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स पर आती हुई नजर आ रही है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और 710 रुपए के टारगेट सुझा रहे हैं। मौजूदा भाव जो है 601 रुपए का है। साथ ही अपोलो हॉस्पिटल्स पर क्रेडिट स्विस की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है
है, मेंटेन किया इन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग को और लक्ष्य 5,800 रुपए की ये बता रहे हैं। डायग्नोस्टिक स्पेस भी फोकस में है अंत में, जहां पर गोल्डमैन सैक्स की राय आती हुई दिख रही है। डॉक्टर लाल पाथ लैब्स पर यहां पर डाउनग्रेड किया गया है, खरीदारी की राय से घटाकर अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य 4,020 से घटाकर 3,720 रुपए ये करते हुए नजर आ रहे हैं। और मेट्रोपोलिस पर भी गोल्डमैन सैक्स ने डाउनग्रेड किया है, बाई रेटिंग से घटाकर न्यूट्रल पर, टारगेट भी 3400 से घटाकर 3200 रुपए के ये दे रहे हैं। और अंत में आईसीआईसीआई बैंक, जहां पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है और 900 रुपए के टारगेट जो है इन्होंने ये भी मेंटेन किए हैं। तो यहाँ पर ये सारे रिपोर्ट्स जो है अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आ रही है। अच्छा तो चल रहा है बिजनेस, टारगेट घटा क्यों रहे सारे पैच स्लेब वालों का? बहुत टेस्ट करा रहे हैं लोग, हाँ भर भर के वापस थोड़ा सरप्राइजिंग है एक्चुअली, है ना। हाँ, आरटीपीसीआर और सब एंटीजन और क्या क्या, अब तो सब कोविड वाले बहुत सारे हो रहे हैं टेस्ट। तो करेक्ट, एंटीजन ही करवा लेते हैं सबसे पहले तो। हाँ एग्जैक्टली। चलिए, ये है रिपोर्ट जिन पर रहेगा फोकस। आइए फोकस करते हैं, हमारे एक्सपर्ट से तैयार है पिक ऑफ द डे के लिए। अविनाश जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, हमको प्राइवेट सेक्टर बैंक में आईसीआईसीआई बैंक पसंद है। पिछले हफ्ते एचडीएफसी बैंक के बहुत शानदार नंबर आ गए थे, कमेंट्री भी अच्छी थी, एसेट क्वालिटी भी अच्छी थी। तो हमको लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में भी बहुत दमदार ग्रोथ आपको तीसरे तिमाही में देखने को मिलेगा। कमेंट्री भी अच्छी होनी चाहिए। आज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नंबर्स है, तो हमको लग रहा है यहाँ पे भी मार्केट को अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो ये हमको लग रहा है एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और यहाँ पे करीबन 950 to 1000 का एक टारगेट प्राइस 12 से 15 महीने में पॉसिबल है। तो इसको जरूर इस लेवल पे खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक सबसे बेहतरीन ग्रोथ दिखाएगा। तो ये डेफिनेटली एक मीडियम टर्म पिक रहेगा, 1000 रुपीज का नियर टर्म का टारगेट। ओके, तो 1000 रुपए के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक में करें खरीदारी। और अगर आईसीआईसीआई बैंक 1000 रुपए हुआ तो बंसल जी फिर बैंक निफ्टी क्या हो जाएगा? ये कोरिलेशन आपको बनाकर बताना है, तैयार रखना है। अगर 1000 रुपए आईसीआईसीआई बैंक हुआ तो, और आपको मालूम है कि ये मैंने मुश्किल सवाल पूछा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं एक काम करता हूँ, हिमांशु जी को गुड मॉर्निंग बोल के उनकी पिक ले लेता हूँ। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु एंड द एंटायर पैनल। अनिल जी, मेरी पिक ऑफ द डे है अपोलो टायर्स में। यहाँ पर अनिल जी मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक अब एक कंसोलिडेशन से बाहर निकलने को तैयार है और एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर न केवल आज बल्कि आने वाले कुछ दिनों में भी देखने को मिल सकता है। 243 रुपए का क्लोज है अनिल जी, लगभग 239 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 250 रुपए का पहला टारगेट है, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज या मैक्सिमम कल तक आता हुआ नजर आ सकता है। और एक बार स्टॉक 250 के ऊपर निकलता है तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक में आता हुआ नजर आएगा और उस कंडीशन में ये स्टॉक 280 रुपए तक के भी टारगेट्स आपको जल्द आते हुए दिखा सकता है। ओके, 250 और बाद में 280 तक के बड़े टारगेट की भी तैयारी है यहाँ पर आने की। तो बहुत ही जबरदस्त एक्शन अपोलो टायर में आने की तैयारी। और अपोलो टायर से मुझे याद आया, कल तो आपने मारुति का दिया था ऑप्शंस, मेरे ख्याल से कॉल ऑप्शन, कल ही बात करते करते काफी तेजी से भागा था। कल था परसों था, कल ही था शायद। जी जी अनिल जी, तो हफ्ते की शुरुआत काफी अच्छी रहेगी। तो मारुति का अनिल जी दोनों टारगेट्स विद इन 15 मिनट्स ही यहाँ पर आते हुए नजर आए थे कॉल ऑप्शन के। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बधाई आपको। बंसल जी सुप्रभात, तैयार है आप? बिल्कुल सुप्रभात अनिल जी, बिल्कुल तैयार हो अनिल जी। अगर आईसीआईसीआई बैंक 1000 रुपए होगा तो निफ्टी बैंक अनिल जी 42,000 42,000 प्लस के लेवल्स निफ्टी बैंक में देखने को मिलेंगे। तो अनिल जी ओवर टू यू फॉर योर टिप्पणी। नहीं, मैं तो टिप्पणी तो आपको करनी थी, आपने जो बोला फाइनल है। बंसल जी ने बोल दिया तो बोल दिया, बस बात खत्म। अगर 1000 रुपए का आईसीआईसीआई बैंक ले जाने की जिम्मेदारी अविनाश जी की, 42,000 की जिम्मेदारी आपकी, मुझे तो कुछ करना नहीं, मुझे खाली शो करना है, सवाल पूछने। बताएं बंसल जी, आज का पिक ऑफ द डे। देखिए अनिल जी, हम तो निफ्टी बैंक के कंपाउंडर हैं, डॉक्टर तो आप हैं अनिल जी, तो जिम्मेवारी तो आपके मजबूत कंधों पर। थैंक यू सर, बिल्कुल ले जाएंगे, पक्का ले जाएंगे। बताइए। मेरा पिक ऑफ द डे है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे खरीदारी की राय है। 382 382 का स्टॉप लॉस है। 405 से लेकर 408 के टारगेट के लिए एलआईसी हाउसिंग है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, कल मेरे ख्याल से वागले साहब को भी पसंद आता हुआ दिखा था। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में थोड़ा एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, स्टॉक भरपूर एक्शन में आ रहा है। जी हाँ, कल क्लोजिंग वाले शो में वागले साहब ने यहाँ खरीदारी करने की राय दी थी। आइए कुणाल जी का भी करते हैं स्वागत। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर क्या है आज इरादा?
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, इरादा नेक है, खरीदारी की राय है और खरीदना है अनिल जी इंडियन होटल्स, जहां पर कि एक विशेष पैटर्न बना है जिसको एडम एंड ईव डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। और इसका ब्रेकआउट हमने 2 सत्र पहले आते हुए देखा था और कल के ट्रेड में कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है। तो अब मुझे लगता है कि अनिल जी जो होटल स्टॉक्स हैं इनमें आपको जमकर रैली देखने को मिलेगी। खरीदारी की राय है 203 रुपए पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 220 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 230 का। खरीदारी की राय है इंडियन होटल्स। एडम एंड ईव डबल बॉटम पैटर्न, ये वाला इसमें बिल्कुल 100% सही सुना अनिल जी आपने। बंसल जी, इसका क्या मतलब निकाले है कि ये विदेशों में बहुत कुणाल जी पढ़कर आए, वो हमें बताना चाह रहे हैं कि वाकई में इस तरह के पैटर्न भी होते हैं? मतलब ये तो मतलब इतना लंबा पैटर्न, एडम एंड ईव डबल बॉटम पैटर्न, मैंने तो पहले कभी सुना नहीं। देखिए अनिल जी, आपने देखा होगा कई लोग, देखिए अनिल जी जो एनआरआई होते हैं, जो एनआरआई हिंदुस्तान के बाहर जाके सेटल हो जाते हैं, इंडिया में आके वो कंटिन्यूसली स्लैंग मारते हैं। अनिल जी, आप कुणाल जी अगर सिंपल सरल भाषा में हम जैसे दोस्तों का ध्यान रखते हुए बोलते हैं तो डबल बॉटम भी बोल सकते थे। अब हमको अनिल जी कॉम्प्लेक्स में डालने के लिए सुबह सुबह, एक तो अनिल जी सर्दी बहुत है, सुबह सुबह पहले तो आपने आउट ऑफ द सिलेबस सवाल पूछ लिया निफ्टी बैंक पर। उसके बाद अनिल जी कुणाल जी हमको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कराते हुए एडम एंड ईव एक डबल बॉटम। अनिल जी पैटर्न तो होता है, कुणाल जी विदेशों में पढ़ाई करके आए हैं, बट अनिल जी साथ वालों को ध्यान में रखते हुए मतलब कि बोलना चाहिए। तो मैं कुणाल जी को बधाई देना चाहता हूँ। कुणाल जी, बधाई हो आपको, जो आप मकसद हासिल करना चाहते थे, जिस उद्देश्य से आपने ये बोला दूसरों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देने का, उसमें आप बिल्कुल कामयाब हुए, सफल हुए। बाकी सब इंक्लूडिंग मी, हम सबको आ गया सर कॉम्प्लेक्स। थैंक यू वेरी मच। आइए किरण जी, करिए शुरुआत अपनी पिक के साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, दीप मॉर्निंग। ऑटो एंसिलरी पे ध्यान देना चाहिए। 2-3 दिन से इधर एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है और मेरा बाय रहेगा अमरा राजा बैटरीज पे। अमरा राजा बैटरीज पे काफी अच्छा पैटर्न का ब्रेकआउट कल के सत्र में देखने को मिला, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला। 648 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 680-85 के लेवल्स आपको आते 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। राजा बैटरीज, ये भी स्टॉक कल एक्शन में पूरा रहा और खरीदारी की राय हमारे सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई दिखी भी। आइए सुमित जी भी है तैयार। सुमित जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, जो पिक ऑफ द डे है वो है एसीसी। एसीसी के अंदर कल एक मोमेंटम बना था, सीमेंट सेक्टर पूरा मजबूत दिख रहा है और एसीसी यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 2325 का इसमें नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में स्टॉक में 2425 से लेके 2450 तक के इमीडिएट शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के टारगेट होंगे और भी ऊपर के लेवल फिर 2500 तक स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक में खरीदारी करें 2325 के स्टॉप लॉस से, टारगेट 2425-2450। ओके, तो ये है आपके लिए एसीसी में खरीदारी करने की राय। सीमेंट शेयरों में दिख रहा है भरपूर एक्शन और अल्ट्राटेक पर भी आज रिपोर्ट्स काफी बढ़िया आई। तो अल्ट्राटेक पे एक मैं सोच रहा हूँ कि नतीजे के बाद जरा अविनाश जी दें अपनी राय, कैसा दिख रहा है? सीएलएसए के टारगेट 9175 के हैं, सिटी ने भी टारगेट 9100 बढ़ाए हैं, लगभग सबके अपग्रेड्स आए हैं, टारगेट सबने बढ़ाए हैं। बेस्ट कौन सा दिख रहा है? क्रेडिट स्विस का 9250 का, बताएं सर। इनफैक्ट नंबर्स तो देखिए अनिल जी उम्मीद से काफी बेहतर आ गए। मार्केट थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि पेट कोक के प्राइसेस और इनपुट प्राइसेस बढ़ने के कारण मार्जिन्स में प्रेशर आएगा और प्रॉफिट्स का ईयर ऑन ईयर घटेगा, बट उसके विपरीत नंबर्स काफी अच्छे आ गए। हमको लग रहा है कि जो आने वाला साल है वो भी काफी अच्छा रहेगा और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 8,200 का लेवल एक रीजनेबल लगता है। यहाँ पे डेफिनेटली स्लोली एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चाहे तो इस शेयर को जरूर एक्यूमुलेट करे, क्योंकि हमको लग रहा है कि आने वाला जो बजट है इसमें जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा फोकस रहेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला जो इनपुट है वो बेसिकली सीमेंट है और सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट की जो कैपेसिटी है, ज्योग्राफिकल इनका रीच है, पैन इंडिया कवरेज है, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। हालांकि ये छोटा शेयर नहीं है, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर अगले 1.5-2 साल का नजरिया लेते हैं तो डेफिनेटली इसमें अच्छे खासे अपसाइड के लिए जगह है।
एब्सोल्युटली। तो बढ़िया अपसाइड की जगह है और पोजिशनली अगर आप व्यू लें निवेश के लिए अच्छा स्टॉक है। और कल अल्ट्राटेक के नतीजों के बाद पूरे सीमेंट पैक में हमने एक बड़ी रैली बनती हुई देखी थी, तो उसका भी इंपैक्ट आप नेगेट नहीं कर सकते हैं। आइए कुछ और काउंटर्स जो आज रिएक्ट करेंगे, एक बार जो नंबर्स पर रिएक्ट करेंगे स्टॉक्स, उन्हीं पर पहले कर लेते हैं चर्चा। हिमांशु जी, तत्व चिंतन फार्मा रिसेंटली लिस्टेड, थोड़े कमजोर नतीजे आए, आय में अच्छी बढ़त है बट कामकाजी तौर पर थोड़ी सुस्ती बनती हुई देखी थी। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीपांशु जी देखिए, ओवरऑल चार्ट सेटअप पॉजिटिव है, एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पर विजिबल है, लेकिन एक प्रीवियस हाई के आसपास 2950 के आसपास स्टॉक में थोड़ा सा सप्लाई आता हुआ नजर आया और इमीडिएट सपोर्ट जोन जो कि 20 दिन का मूविंग एवरेज है वो लगभग 2650 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि नंबर के आने के बाद अगर थोड़ी सी यहाँ पर मुनाफा वसूली या थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो 2700 2720 अच्छे लेवल्स हैं, जहां पर मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड वापस से फेवरेबल है तेजी की पोजीशंस बनाने की। ओके, तो थोड़ा करेक्शन आने दीजिए, 2700 के आसपास अच्छे एंट्री के लेवल्स हैं। तत्व चिंतन आज नतीजों पर रिएक्ट करेगा। नतीजों पर रिएक्ट करने वाला है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स भी। किरण जी जरा आप इसके चार्ट्स देखें, अगेन थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे थे। रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से मार्जिन और कामकाजी तौर पर भी दबाव बढ़ा है, मुनाफा भी नीचे आया है, हालांकि आय में बढ़त देखी थी। क्या कहती हैं चार्ट सर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स? टाटा स्टील के लॉन्ग प्रोडक्ट्स का चार्ट काफी अच्छा है। एक 7-8 दिन पहले एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, अभी पिछले 4-5 दिनों से वो कंसोलिडेट करता है थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ, पर इतने अच्छी अपमूव आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट होना थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ लाजमी है। मुझे लगता है कि लगभग 800 के आसपास बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हम 825 के आसपास क्लोज दिए है, तो 800 के नीचे आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए। और पुल बैक में अब मुझे लगता है कि 875-900 तक की जाने की दमखम रखता है, जहां पे रिव्यू लेना चाहिए। चार्ट पैटर्न अच्छा है तो ऊपर में रिव्यू लेना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, जहां पर आपको रखनी है नजर रखनी है। एक और काउंटर जो नतीजों पर रिएक्ट करेगा, एंजल वन। इसमें दमदार नतीजे आते हुए दिखे, आई डबल हो गई है, एनआईआई में आपने 2.5 गुना की बढ़त देखी है और मुनाफा भी अच्छी बढ़त दिखा रहा है, 2.25 गुना की। अविनाश जी ट्रैक करते हैं एंजल वन, क्योंकि स्टॉक में भी काफी एक्शन रहा है और नतीजे तो दमदार आते हुए दिखे। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि दीपांशु नंबर्स उम्मीद से काफी अच्छे हैं और अभी भी मोमेंटम बड़े बेस के ऊपर बहुत स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी बात, एंजल वन अभी एक ऐसा ब्रोकर है जो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है और क्लियरली हमको लग रहा है कि यहाँ पे वैल्यूएशंस यहाँ से भी थोड़े से और अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि क्लियरली ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल छोड़ के वो अभी टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल पे फोकस कर रहे हैं। मैनेजमेंट टीम भी बहुत बढ़िया है, इन्होंने काफी ऐसे मैनेजमेंट प्लेयर्स को लाए हैं जो विदेशी में गूगल जैसी कंपनीज में या वॉलमार्ट जैसी कंपनीज में इन्होंने काम किया है। इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनका जो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो बेसिकली हम समझते हैं कि ये सारे जो इन्वेस्टमेंट्स अभी कंपनी कर रही है, होपफुली अगर मार्केट्स में भी तेजी बरकरार रहती है तो डेफिनेटली यहाँ से भी अच्छी अपसाइड आएगी। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है। जब बाजार चलते हैं तब बहुत तेजी से चलते हैं और जब बाजार गिरते हैं तब बहुत तेजी से गिरते हैं। तो जब तक मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा और ऑब्वियसली इनका जो रन रेट है डीमैट अकाउंट्स का, क्लाइंट्स का, माइनिंग का, तो तब तक मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। कम से कम अगले साल तक तो लग रहा है कि मोमेंटम जारी रहेगा। बिल्कुल, तो अगले साल तक तो मोमेंटम जारी रहेगा, कोई परेशानी नहीं है और परफॉर्मेंस भी दमदार आती हुई दिखी है। इनफैक्ट एंजल वन के बाद आज हम देखने वाले हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के भी नतीजे आने वाले हैं। एक बार बंसल जी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के चार्ट्स पर भी राय दे दें सर। दीपांशु यहाँ पर देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर बुलिश है। ऑलरेडी हमने एक ब्रेकआउट यहाँ पर 800 के ऊपर ब्रेकआउट आते हुए देखा है, तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें। 800 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है और किसी डिप में 800 रुपए के आसपास आ जाए तो खरीदना चाहिए। मोस्ट लाइकली ये स्टॉक नतीजों के बाद 860-865 के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। अगेन ब्रोकिंग स्पेस से एक और काउंटर जो एक्शन में आज आपको आते हुए दिखेगा। बजाज फाइनेंस ये भी फोकस में रहने वाला है क्योंकि इसके भी नतीजे आज आएंगे। कुणाल जी कोई राय चार्ट्स पर? बजाज फाइनेंस 2 दिनों से थोड़ा मोमेंटम में जरूर दिखाई है काउंटर।
देखिए मोमेंटम रहा है पिछले कुछ दिनों में दीपांशु, और इस मोमेंटम में स्टॉक एक रेजिस्टेंस के करीब आ चुका है, और ये रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो 8,000 के लेवल्स हैं। 8,000 के लेवल से टकरा करके ही पिछली बार हमने बड़ा करेक्शन देखा था, जब स्टॉक में बड़ा फॉल पिछले कुछ महीनों पहले आया था। तो 8,000 इसके लिए बड़ा चुनौती होगी। अगर 8,000 को पार कर जाता है बजाज फाइनेंस तो आपको एक नई लेग रैली की देखने को मिलेगी, अन्यथा हो सकता है कि इन स्तरों से आपको कुछ सेल ऑफ देखने को मिले। तो जिन्होंने निचले स्तरों पर लिया है, मेरी राय में एक बार प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाएं। 8,000 का ब्रेकआउट आएगा तो फिर खरीदारी के मौके बनेंगे। चलिए, तो 8,000 का इंतजार करते हैं और उसके बाद आपके लिए खरीदारी के मौके बनेंगे। बट नजर रखते हैं बजाज फाइनेंस निफ्टी के आज यहां पर आएंगे नंबर्स। सुमित जी, टेक महिंद्रा पर अपनी राय दें। 3 कंपनियों को इन्होंने अधिग्रहण किया है, लगभग 2625 करोड़ में ये अधिग्रहण किए गए हैं। कुछ ब्रोकरेज कमेंट्री भी आई है आज काउंटर पर। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीपांशु, टेक महिंद्रा में पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। टेक महिंद्रा और पूरा आईटी पैक मजबूत दिखता है। टेक महिंद्रा के अंदर यहां से ऊपर के अंदर 1750 का इमीडिएट टारगेट बनेगा और 1750 का लेवल टूटना चाहिए, और 1800 प्लस के लेवल आने वाले दिनों में टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी डिप आता है खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। स्टॉक का जो नीचे पे सपोर्ट है 1690 1700 के पास है, एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। काम आप क्या अनिल जी, आवाज नहीं है आपकी? आज ऑफिस से काम कर रहे हैं? हाँ अनिल जी, कल भी ऑफिस से था। अच्छा, कल भी थे? ओके, हमें तो नहीं पता कल थे कि नहीं थे, हमें तो आज पता चला है। और वो हिमांशु जी आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। बोले कि जब भी सुमित जी काम करते हुए नजर आते हैं उस दिन बड़े स्मार्ट दिखते हैं। हिमांशु जी, आप ही दे दीजिए कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली। अनिल जी, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जब ऑफिस से सुमित जी काम करते हैं तो अलग ही चमक होती है एक। तो वो तो बराबर है, घर पे तो वो वाली बात नहीं है ना। सुमित जी, घर पे ऐसा क्यों नहीं होता है, ऑफिस में ऐसा क्यों होता है? अनिल जी, घर पे सारी चमक उतर जाती है। मुझे नहीं पता हिमांशु जी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है या पता नहीं, आप जा रहे हो आपस में दोनों जने। लेकिन चलिए, बढ़िया, बड़े दिनों बाद सुमित जी मतलब वाकई में आज थोड़े एकदम चुस्त दुरुस्त चमकते दिख रहे। गला तो अभी भी आपका मुझे लगता है ठीक नहीं हुआ, थोड़ा शायद वक्त लगेगा गला ठीक होने में। काफ़ी इस बार लंबा चल गया सुमित जी का काम। आइए कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पर फोकस करते हैं। किरण जी, आपका फेवरेट बजाज फाइनेंस कल ये तो आज नतीजे देने वाला है, इसके नतीजों पर जरा, नतीजों के पहले कोई एक ट्रेड बनता है तो बताइए। अनिल जी, चार्ट पैटर्न तो काफी स्ट्रांग है, पर पहले ही बहुत भाग चुका है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा अगर डिप मिले तो उधर बाय करने की सलाह है। 7725 बहुत अच्छे लेवल्स रहेंगे एंटर करने के लिए, 7650 के स्टॉप लॉस के साथ। और मुझे लगता है कि इधर से 8000 और 8000 के ऊपर के लेवल्स भी आते दिनों में देखने को मिलेंगे। चार्ट पैटर्न काफी पॉजिटिव है। आज नतीजों के पहले मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख भी रहा है। आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।